नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक की सबसे पहली खबर पत्तनों से जुड़ी है। हाल ही में लोकसभा ने महापत्तन प्राधिकरण विधेयक 2020 यानी मेजर पोर्ट अथॉरिटीज बिल 2020 पारित किया है। इस विधेयक में प्रमुख बंदरगाहों के नियमन, संचालन और नियोजन के लिए प्रावधान शामिल किए गए हैं। इसके साथ ही ये विधेयक इन बंदरगाहों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने का प्रयास भी करता है। ये विधेयक अधिनियम बनने के बाद महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 को प्रतिस्थापित करेगा। इस विधेयक का उद्देश्य विकेंद्रीकृत निर्णयन और महापत्तनों के गवर्नेंस में व्यावसायिकता को बढ़ावा देना है। आपको बता दें कि इस वर्ष के प्रारंभ में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट से लगभग 190 किलोमीटर उत्तर में स्थित वधावन में 13वें प्रमुख बंदरगाह की स्थापना के लिए अपनी सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की थी। आइए अब इस विधेयक की कुछ मुख्य विशेषताओं को जानते हैं। विधेयक के तहत प्रत्येक प्रमुख बंदरगाह के लिए महापत्तन प्राधिकरण बोर्ड का गठन किया जाएगा। इस बोर्ड को बंदरगाहों के प्रशासन, नियंत्रण और प्रबंधन की शक्तियां दी जाएंगी। ये बोर्ड मौजूदा बोर्ड ऑफ पोर्ट ट्रस्ट को प्रतिस्थापित करेगा। विधेयक में महापत्तनों के लिए शुल्क प्राधिकरण की भूमिका को दोबारा परिभाषित किया गया है। इसके तहत महापत्तन प्राधिकरण बोर्ड को प्रशुल्क यानी टैरिफ निर्धारित करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं, जो सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं के लिए बोली लगाने के उद्देश्यों के लिए एक संदर्भ यानी मानक प्रशुल्क होगा। विधेयक का उद्देश्य प्रमुख बंदरगाहों में सुशासन मॉडल को वैश्विक अभ्यास के अनुरूप भूस्वामी बंदरगाह मॉडल के रूप में दोबारा प्रस्तुत करना है। दरअसल लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल में बंदरगाह का स्वामित्व बंदरगाह प्राधिकरण के पास रहता है, जबकि अवसंरचना को निजी फर्मों को पट्टे पर दिया जाता है, जो कार्गो के प्रबंधन के लिए अपने स्वयं की अधिरचना प्रदान करते हैं और अपने स्वयं के उपकरण स्थापित करते हैं। इसके विपरीत लैंडलॉर्ड पोर्ट को निजी संस्था से राजस्व का एक हिस्सा प्राप्त होता है। अगली खबर राज्यसभा में स्वास्थ्य विधेयक से संबंधित है। राज्यसभा में राष्ट्रीय संबद्ध और स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय आयोग विधेयक 2020 प्रस्तुत किया गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में संबद्ध और स्वास्थ्य पेशेवरों की शिक्षा और सेवाओं को विनियमित तथा मानकीकृत करने के लिए विधेयक प्रस्तुत किया गया था। संबद्ध स्वास्थ्य सेवाओं में मानक पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण तंत्र तथा भारतीय चिकित्सा परिषद के समान एक व्यापक नियामक संस्था का अभाव है। आइए अब जानते हैं इस विधेयक की प्रमुख विशेषताएं। ये विधेयक संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवर को निदान और उपचार में सहयोग करने वाले एक प्रशिक्षित सहयोगी और तकनीकी कर्मी के रूप में परिभाषित करता है। स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर में एक वैज्ञानिक, चिकित्सक, निवारक और स्वास्थ्य लाभ जैसी स्वास्थ्य सेवाओं के आपूर्तिकर्ता शामिल होते हैं। ये संबद्ध और स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना करता है, जो शिक्षा और सेवाओं को विनियमित करने के लिए नीतियों का निर्माण करेगा। इसके अलावा ये आयोग सभी पंजीकृत पेशेवरों का एक केंद्रीय रजिस्टर बनाएगा। आयोग द्वारा संबद्ध और स्वास्थ्य सेवा व्यवसायों की प्रत्येक श्रेणी के लिए व्यावसायिक परिषदों का गठन किया जाएगा। आयोग द्वारा ही इन परिषदों को कार्यभार भी प्रदान किया जाएगा। व्यावसायिक आचरण को लागू करने और राज्य रजिस्टरों को बनाए रखने के लिए विधेयक पारित होने के 6 माह के भीतर राज्य सरकारों द्वारा राज्य परिषदों का गठन किया जाएगा। नए संस्थान की स्थापना या नए पाठ्यक्रम लागू करने के लिए राज्य परिषद की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी। विधेयक के तहत केवल राज्य रजिस्टर या राष्ट्रीय रजिस्टर में नामांकित व्यक्तियों को ही चिकित्सीय सेवा करने की अनुमति होगी। अगली खबर डिस्कॉम्स से संबंधित है। विद्युत वितरण कंपनियों का निजीकरण। विद्युत मंत्रालय ने निजीकरण के लिए मानक बोली दस्तावेज यानी स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट जारी किया है। मानक बोली दस्तावेज उन राज्य सरकारों के लिए मार्गदर्शक दस्तावेज होगा जो अपने डिस्कॉम्स का निजीकरण करने के लिए इच्छुक हैं। अभी तक दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, आगरा जैसे कुछ शहरों में ही डिस्कॉम का निजीकरण किया गया है। आइए अब आपको बताते हैं कि डिस्कॉम के निजीकरण की आवश्यकता क्यों है। दरअसल वितरण फर्मों द्वारा अत्यधिक बकाया राशि का भुगतान किया जाना है। आपको बता दें कि जून 2020 तक ये राशि 100 करोड़ 33 लाख रुपए है। बड़े स्तर पर हुई तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि के कारण परिचालन अक्षमताएं, इसके अलावा बिजली की चोरी, निम्न स्तरीय भुगतान संग्रह प्रक्रियाओं आदि की वजह से डिस्कॉम्स के निजीकरण की आवश्यकता है। इसके अलावा उदय यानी उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना जैसी शुरुआती पहलों में कम प्रगति दिखी है। निजीकरण तकनीकी और वाणिज्यिक हानि को कम करने, परिचालन दक्षता में व्याप्त दोषों जैसे भुगतान में देरी और बिजली कटौती का निराकरण करने, उपभोक्ताओं के लिए बेहतर सेवाओं की आपूर्ति करने आदि में सहायता प्राप्त होगी। आपको बता दें कि विद्युत क्षेत्र एक संघीय संरचना का अनुसरण करता है, जिसमें वितरण राज्य सूची का एक विषय है और केंद्र की भूमिका एक मार्गदर्शक की होती है। हालांकि उत्पादन और पारेषण केंद्र सरकार के अधीन आते हैं।
अगली खबर ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित है। ऊर्जा उत्पादन में नवीकरणीय एवं गैर जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी में वृद्धि। भारत के कुल विद्युत उत्पादन में स्वच्छ ऊर्जा का हिस्सा वित्त वर्ष 2019-20 के 24.9% की तुलना में वित्त वर्ष 2020-21 के प्रथम 5 महीनों में 30% तक बढ़ गया है। कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात संयुक्त रूप से देश की लगभग 46% ऊर्जा क्षमता संस्थापित वाले राज्य हैं। इस हिस्सेदारी में वृद्धि के कई कारण हैं, क्योंकि नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई है। नवीकरणीय ऊर्जा की लागत में पिछले कुछ वर्षों में क्रमिक गिरावट हुई है। स्वच्छ ऊर्जा खंड से ऊर्जा खरीदने पर मस्ट रन स्टेटस प्राप्त होना। ये स्टेटस दर्जा ये सुनिश्चित करता है कि किसी भी प्रकार के व्यावसायिक कारणों से इन संयंत्रों से विद्युत की कटौती नहीं होगी। इसने लॉकडाउन के दौरान खपत में गिरावट के बावजूद इन विद्युत स्रोतों द्वारा अधिक उत्पादन को जारी रखने में सहायता की थी। ताप विद्युत परियोजनाओं को वित्तीय तनाव और विद्युत खरीद समझौते में कमी की वजह से अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री कुसुम योजना, ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर प्रोग्राम, ग्रीन टर्म अहेड मार्केट, राष्ट्रीय पवन सौर हाइब्रिड नीति आदि नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि को प्रोत्साहन प्रदान करने वाली पहलें हैं। अगली खबर कैग से संबंधित है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अनुसार भारत की संचित निधि में संगत आरक्षित निधियों की बजाय 40% उपकर प्राप्तियां जमा की गई हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग ने उपकर और अन्य उद्ग्रहित करों के लेखा परीक्षण के संबंध में केंद्र द्वारा पारदर्शिता और प्रकटीकरण के अभाव की ओर संकेत दिया है। वित्त वर्ष 2019-20 में केंद्र ने 35 उपकर या लेवी से 2.75 लाख करोड़ रुपए एकत्र किए थे। हालांकि इनपुट्स का केवल 60% हिस्सा ही संगत आरक्षित निधि में हस्तांतरित किया गया था। आपको बता दें कि उपकर सरकार द्वारा किसी विशेष प्रयोजन के लिए लगाया जाता है और भारत की संचित निधि के तहत केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित किया जाता है। इसके बाद एकत्रित निधि को भिन्न भिन्न मंत्रालयों से संबंधित कोष में जमा कर दिया जाता है, जिसका संबद्ध मंत्रालयों द्वारा अपने निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाता है। कैग द्वारा प्रस्तुत अन्य रिपोर्टें। शिक्षा मंत्रालय के स्वच्छ विद्यालय अभियान के अंतर्गत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों यानी CPSEs द्वारा विद्यालयों में शौचालयों के निर्माण पर कैग की रिपोर्ट ने कई बिंदुओं का उल्लेख किया है, जैसे 72% निर्मित शौचालयों के भीतर जल की पर्याप्त सुविधा नहीं थी। 27% विद्यालयों में केवल एक कार्यशील शौचालय था, जबकि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत ये अनिवार्य किया गया है कि सभी विद्यालयों में बालक एवं बालिकाओं के लिए अलग अलग शौचालय होने चाहिए। आरक्षित निधियों के गैर निर्माण या गैर संचालन से ये सुनिश्चित करना कठिन हो जाता है कि संसद द्वारा उपकर का उपयोग निर्धारित विशिष्ट उद्देश्यों के लिए किया गया है या नहीं। अनुच्छेद 270 केंद्र को सेस यानी उपकर उद्ग्रहण की अनुमति प्रदान करता है, जिसे केंद्र को राज्य सरकारों के साथ साझा करने की आवश्यकता नहीं होती है। हाल के वर्षों में दरों में बढ़ोतरी और नए करों के कारण केंद्र की उपकर प्राप्तियों में वृद्धि हुई है। इसने 14वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार राज्यों को अधिक हस्तांतरण करने से उत्पन्न असंगति से निपटने में भी सहायता प्रदान की है। आपको बता दें कि 14वें वित्त आयोग ने राज्यों को केंद्र के विभाज्य पूल में 42% तक हिस्सेदारी की अनुशंसा की थी। आइए अब जानते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। महिला विश्वविद्यालयों में नवाचार और उत्कृष्टता के लिए विश्वविद्यालय अनुसंधान कार्यों का समेकन क्यूरी यानी कंसोलिडेशन ऑफ यूनिवर्सिटी रिसर्च फॉर इनोवेशन एंड एक्सीलेंस इन विमेन यूनिवर्सिटीज। ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की एक विशेष पहल है जो अनुसंधान और विकास अवसंरचना में सुधार करने और अनुसंधान संबंधी सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए देश में 8 महिला विश्वविद्यालयों की सहायता करने पर केंद्रित है। इस पहल के परिणाम स्वरूप क्यूरी समर्थित विश्वविद्यालयों में स्नातक, स्नातकोत्तर और PhD में छात्रों के नामांकन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इससे नेट या गेट परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2019 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबद्ध नवाचारों को बढ़ावा देने के लक्ष्य के साथ 6 क्यूरी लाभार्थी विश्वविद्यालयों में एक AI प्रयोगशाला की स्थापना की थी। प्रधानमंत्री युवा उद्यमिता विकास अभियान PM युवा, ये 14 लाख से अधिक युवाओं को उद्यमिता शिक्षा और प्रशिक्षण, समर्थन एवं उद्यमिता सहायता नेटवर्क तक सुगम पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय MSDE की एक प्रमुख योजना है। ये अभियान उन छात्रों या प्रशिक्षुओं और पूर्व छात्रों पर ध्यान केंद्रित करता है जिन्होंने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, प्रधानमंत्री कौशल केंद्र, जन शिक्षण संस्थान आदि जैसे संस्थानों से कौशल आधारित शिक्षा प्राप्त
प्राप्त की हुई है। ये उद्यमियों को विचारों, मार्गदर्शकों और वित्त पोषण के नेटवर्क से जोड़ने में सहायता करता है और साथ ही सरकारी उद्यमिता योजनाओं और सामाजिक उद्यमिता में समन्वय और सहयोग भी स्थापित करता है। राज्य आपदा राहत कोष। प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि राज्य कोविड-19 से राहत के लिए SDRF से 50% धन का व्यय कर सकते हैं। इससे पहले ये सीमा 35% थी। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गठित राज्य आपदा राहत कोष का उपयोग किसी भी अधिसूचित आपदा के दौरान पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए होने वाले व्यय की आपूर्ति के लिए किया जा सकता है। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने SDRF के तहत सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से कोविड-19 को अधिसूचित आपदा के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया था। कृतज्ञ हैकाथॉन। ये महिलाओं के अनुकूल उपकरणों पर विशेष बल देने के साथ साथ कृषि के मशीनीकरण में वृद्धि के लिए संभावित प्रौद्योगिकी समाधान को बढ़ावा देने के लिए निर्मित की गई एक योजना है। ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा राष्ट्रीय कृषि उच्चतर शिक्षा परियोजना के तहत निर्मित की गई है। नाहेप यानी राष्ट्रीय कृषि उच्चतर शिक्षा परियोजना कृषि विश्वविद्यालय के छात्रों को अधिक प्रासंगिक और उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए भागीदार कृषि विश्वविद्यालयों और ICAR का समर्थन करता है। ब्रुसिलोसिस। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ने ब्रुसिलोसिस के लिए प्रतिटीका ब्रुसेला एबॉर्टस विकसित किया है। ब्रुसिलोसिस एक जीवाणु जनित रोग है जो मुख्य रूप से मवेशियों, सुअर, बकरियों, भेड़ों और कुत्तों को संक्रमित करता है। ब्रुसिलोसिस विश्व भर में सर्वाधिक गंभीर पशुजनित यानी जूनोटिक रोगों में से एक है और भारत में भी इस स्थानिक महामारी से डेयरी उद्योग को अत्यधिक आर्थिक क्षति होती है। ब्रुसिलोसिस से संक्रमित पशुओं के संपर्क में आने या दूषित पशु उत्पादों जैसे मांस या दूध आदि के उपभोग से मानव पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि मानव से मानव में इस रोग का संचरण दुर्लभ है। लोकसभा ने जम्मू और कश्मीर राजभाषा विधेयक 2020 पारित किया। विधेयक में कश्मीरी, डोगरी और हिंदी को नवनिर्मित जम्मू और कश्मीर संघ शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषाओं का दर्जा प्रदान करने का उपबंध किया है। इससे पहले राज्य में केवल अंग्रेजी और उर्दू ही आधिकारिक भाषाएं थीं। संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक आधिकारिक भाषाओं से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 343 में ये प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।